नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। आज नेशन वन में खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। सर, बहुत स्वागत है आपका नेशन वन में। बहुत धन्यवाद। सर, बहुत जब जब धन्यवाद। रावत जी का आपके उत्तराखंड की अगर व्यूअर्स को बात। रामनवमी की बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया सर। सर, उत्तराखंड की जब बात की जाती है तो हरीश रावत का नाम सबसे पहले आता है, चाहे वो राजनीतिक गलियारों की बात की, सामाजिक सरोकार की बात हो, पहाड़ों की बात हो, किसी भी टॉपिक पर जब बात होती है उत्तराखंड की तो हरीश रावत को याद किया जाता है। सर, अभी काफी मुद्दे उत्तराखंड में चल रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में क्या हालात हैं, चाहे पहाड़ों की बात की जाए, प्लेन की बात की जाए, लेकिन अभी सबसे जो गरमाया हुआ मुद्दा है वो आपके राजधानी देहरादून का है। देहरादून मेयर पर आरोप लग रहे हैं आय से अधिक संपत्ति के मामले। उनकी जो किसी एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने दावा किया है कि जो उनकी संपत्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आपके संज्ञान में ये मामला है? जी, हमारी प्रदेश कांग्रेस ने उन पर आरोप लगाया है जी। और कुछ तथ्यों के आधार पर लगाया गया है। और भाजपा के नेताओं की संपत्ति पिछले 9 सालों के अंदर जी। एक तो ये होता है कि 9 गुना 10 गुना बढ़ जाए, ये 100 गुना से ज्यादा बढ़ी है। जी। तो इसमें मेयर कोई अपवाद नहीं है। और आप अंदाज लगा लीजिए, तो बहुत जादुई पार्टी है जो जो दुनिया के 699 नंबर से भी नीचे के धनाढ्य व्यक्ति को कुछ ही वर्षों के अंदर दुनिया के दूसरे नंबर का धनाढ्य व्यक्ति बना देते हैं। तो ऐसी लेकिन चमत्कारिक पार्टी में जी। यदि थोड़ा थोड़ा चमत्कार बिखरा हो और उनके मेयर या दूसरे मंत्री दूसरे लोगों तक पहुंचा हो, तो कोई किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, कल मीडिया के सामने देहरादून मेयर सुनील उनियाल गांव आए और उन्होंने कहा ये सारी संपत्ति 2012 से पहले की है और उन जो मेरी पुरानी संपत्ति है उनको बेच करके मैंने नई संपत्ति ली, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा है, तो वो सबकी प्रॉपर्टी बढ़ी है, इसमें मेरी अकेली थोड़ी है। कि एक अजीब संस्कृति उत्तराखंड के अंदर पनप गई है, वो है धन की संस्कृति, लूटो खाओ। और अब इसमें सभी लोग सम्मिलित हो जा रहे हैं। यहाँ तक कि भाजपा के समय में तो मतदाताओं का एक वर्ग भी बना दिया गया है, जिससे वोट खरीद करके वो अपने अपनी वोटों की पोटली को भरने का काम करते हैं। तो जी। जब जब धन की संस्कृति आ जाएगी तो फिर उसमें किसको क्या दोष दिया जाए। तो ये धन की संस्कृति से कैसे राज्य बचे। ये राज्य लोगों ने, गरीबों के लिए, जिन अभावग्रस्त लोगों ने के लिए, जिन लोगों तक विकास नहीं पहुंचा था उन तक के लिए, महिलाओं, गांव के लोगों, दलितों, सर, पिछड़ों, विकास। कमजोरों जी। के लिए बनाया था। लेकिन वो राज्य आज जो है सुसंपन्न लोगों का राज्य हो गया है। बल्कि बल्कि देहरादून के चारों तरफ जिसके पास संपत्तियां नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने को महत्वहीन मानने लग गया है। तो ये सर एक। कैसे जी। कैसे इससे राज्य को जी। बचाया जाए, एक बड़ा सवाल है। सर, एक मुद्दा जो ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी गूंज रहा है, राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के जो सदस्यता खत्म कर दी गई है, कैसे देखते हैं यार पूरा? क्या ये जो सारा कुछ मामला हुआ है राजनीतिक द्वेष के कारण हुआ है, या ऐसा राजनीति में क्या संविधान में जायज है जो इस तरीके से अभी काम हो रहा है, जिस तरीके से नई नई चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, संविधान पर भाजपा का कभी विश्वास नहीं रहा। जनसंघ के रूप में हो या उससे पहले विश्व हिंदू परिषद के रूप में हो, ये हिंदू महासभा के रूप में हो, हमेशा संविधान गांधी, नेहरू, अंबेडकर को या उनकी सोच को ये अपना विरोधी मान करके चले। तो ये तो एक पक्ष है जो संविधान का, और दूसरी बातों का पक्ष है। दूसरा जो आपने कहा राहुल जी, मैं खाली जो सूरत के जिस 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 उसमें जो फैसला आया है, जिसमें राहुल जी की सदस्यता समाप्त की गई है, तो उस पर इतना ही कहना चाहता हूं कि काश, हे भगवान, जितनी द्रुत गति से
वहां के सीजीएम ने निर्णय दिया और राहुल जी की सदस्यता समाप्त की। यदि इतनी ही तीव्र गति से देश के अंदर सभी न्यायालयों के अंदर निर्णय होने लग जाते तो फिर पेंडिंग जो ये पेंडेंसी है लाखों केसों की, ये नहीं होती। आपको इस पूरे मैं मामले की एक प्रसंग बताना चाहता हूँ। कोलार में राहुल गांधी जी कहते हैं, जो कर्नाटक में है, और इस मामले में ये कहा जाता है कि ज्यूरिडिक्शन उसी स्टेट के अंदर होना चाहिए और हर कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नोटिफाइड होता है। लेकिन कोलार में कही गई बात का सूरत में संज्ञान ले लिया गया और केस दर्ज हो गया राहुल जी पर। केस दर्ज होने के बाद जो केस दर्ज करने वाले व्यक्ति थे, भाजपा के नेता थे और मंत्री थे, वो स्वयं अपने केस को स्टे कराने के लिए हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट से स्टे लेकर के आए कि मेरे केस पर सुनवाई ना हो, और सुनवाई नहीं हो रही थी। जबकि राहुल गांधी जी प्रारंभ में कोर्ट के सामने अपीयर भी हुए। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी श्री गौतम अडानी और प्रधानमंत्री जी के घनिष्ठतम रिश्तों और आर्थिक रिश्तों को कई बातों को लेकर के कुछ बातें कहते हैं संसद में। खैर, उनकी कई बातें एक्सपेंज हो जाती हैं जो अब तथ्य है, और उसके बाद वो विदेश जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक सिलसिलेवार कुछ चीजें कहते हैं जी। वहां एक झूठ सारे अखबारों में प्रचारित कर दिया जाता है कि राहुल गांधी जी ने अमेरिका और ब्रिटेन से कहा है कि आप हिंदुस्तान में हस्तक्षेप करिए, जबकि राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम लोग जो है लोकतंत्र आदि पर जो चुनौतियां हैं भारत में, हम उसको लड़ेंगे और ये हमारा आंतरिक वो है, हम लड़ करके हम ऐसी शक्तियों को पराजित करेंगे जो लोकतंत्र को वहां कमजोर कर रही है, लोकतंत्र के विरोध में खड़ी है। ये कहते हैं। और यहाँ आकर के मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ आकर के एक नारा गढ़ दिया जाता है कि राहुल गांधी माफी मांगो। एक झूठ फैला दिया जाता है कि राहुल गांधी जी ने अमेरिका और इंग्लैंड को आमंत्रित किया कि वो भारत के मामले में हस्तक्षेप। झूठ है, सब झूठ है। और राहुल गांधी जी माननीय स्पीकर के पास जाकर के कहते हैं कि भाई 4 मंत्रीगणों ने लगातार इस झूठ को सदन में कहा है, मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूँ। जो लोकसभा के नियम है वो कहते हैं कि जब किसी सदस्य पर, सिटिंग मेंबर पर आरोप लगता है तो वो हाउस के पटल पर अपनी सफाई दे सकता है, अपनी बात कह सकता है। लेकिन बिल्कुल 2 चिट्ठियों में भी उनको समय नहीं दिया जाता है, हाउस एडजर्न होता रहता है, और फिर स्वयं मिलते हैं राहुल गांधी जी स्पीकर महोदय, और स्पीकर महोदय कहते हैं मैं नहीं दे सकता, आप चाय पीजिए। और तो उसी दौरान ये 7 फरवरी के बाद अचानक जिस व्यक्ति ने राहुल गांधी जी पर ये केस दायर किया था, वो व्यक्ति जो है हाईकोर्ट जाते, कहते हैं साहब मैं अपने जो स्टे आपने दिया था मैं अपनी अर्जी को वापस लेता हूँ। तो हाईकोर्ट को क्या आपत्ति होती, वो अर्जी वापस लेते हैं और सीजीएम के केस कोर्ट में आकर के कहते हैं कि मेरे केस को चलाया जाए। और 7 फरवरी मतलब हाईकोर्ट से स्टे खारिज करवाने के बाद जी 1 महीने के अंदर ही इतनी तीव्रता के साथ सारा मामला चलता है कि 23 तारीख को राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, लोकसभा की मेंबरशिप समाप्त कर दी जाती है। आप अंदाज लगाइए कि लाइटनिंग स्पीड से, मेरी समझ से इतनी तेजी से नहीं करती है जितनी तेजी से सूरत से लेकर के दिल्ली तक विभिन्न संस्थाओं से लेकर के, जिसमें स्पीकर का इंस्टीट्यूशन भी है, सरकार का इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री है, सर इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहता हूँ, सब काम करते हैं। तो ये एक आप भी एक कंक्लूजन पर पहुंचिए
कि कुछ लोग डिटरमाइंड थे, एक कटिबद्ध थे कि श्री राहुल गांधी जी को सदन में बोलने से रोका जाए और अडानी के विषय में जो तथ्य वो पूछ रहे थे कि आखिर ये 20,000 करोड़ रुपया अडानी जी की सेल कंपनियों में कहां से आया है, ये उनका तो है नहीं, कहीं से तो हो नहीं रहा है, तो ये कहां से आया है, किसका रुपया है, प्रधानमंत्री जी हमको हमको आप इतनी बुद्धि दीजिए और इसको समझाइए हमको, ये न पूछ सके, इसलिए श्री राहुल गांधी जी की को सदन में नहीं रहने दिया जाता है, उनकी मेंबरशिप समाप्त हो जाती है। आपने मुझसे कहा ना कि आप इसको षड्यंत्र मानते हैं या क्या मानते हैं, तो मैंने आपके सामने वो क्रम रख दिया जिस क्रम में ये सारा घटनाक्रम घटित हुआ। सर, अब सवाल ये उठता है, क्या राहुल गांधी आगे सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे अपनी सदस्यता को लेकर के? क्योंकि अभी लोगों में संशय बना हुआ है इस बात को लेकर के, क्या वो अपील करेंगे कि उनकी सदस्यता जो खत्म हुई है उसको बहाल किया जाए? देखिए, न्याय प्रक्रिया में बहुत सारे सवाल है, हम उन सवालों को एक्सपोज करेंगे, जैसे ज्यूरिडिक्शन का सवाल है कि आखिर कोलूर से जो है सूरत कैसे ज्यूरिडिक्शन बन गया, हम और भी बहुत सारी सवाल लीगल मैटर हैं, उनको एक्सपोज करना चाहेंगे ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि कुछ बड़ी शक्तियां, ताकतें, अदृश्य ताकतें, अत्यधिक शक्तिशाली ताकतें जो अडानी और एक कॉम्बिनेशन हो सकता है धन और राजशक्ति का, वो राहुल गांधी जी को सदन में नहीं बैठने देना चाहते थे। तो हम न्यायिक इस प्रक्रिया का फायदा उठाएंगे ताकि देश के लोगों के सामने तथ्य आ सके। बिल्कुल सर, उत्तराखंड की अगर बात करें, आए दिन, क्योंकि जैसा कि लोगों ने सपना देखा था, उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने, नकलचियों का एक बोलबाला पूरे सूबे में रहा है, और हाल ही में जो घटनाक्रम हुए हैं उत्तराखंड में, उसको भी देखा जा सकता है, कितने लोग गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है, और जो बेरोजगार लोग हैं या जो इस तरीके की तैयारियां करते हैं, उसमें खासा गुस्सा नकल विरोधी कानून को लेकर के देखने को मिला है। तो क्या चला गया था, इसको अपनी बात को फिर दोहराइए अपने प्रश्न को। सर, उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून की बात की जाती रही है, और जैसा कि अभी पिछले घटनाक्रम हुए हैं नकल माफियाओं के ऊपर, तो वो शिकंजा सरकार तो कहती रही है जितने भी नकल चाहिए उन पर शिकंजा कसा गया, लेकिन सभी एग्जामों में ऐसा आखिर क्यों? क्या ये सरकार की नाकामी है? देखिए, इसमें भाजपा की ये 6 साल की उपलब्धि है कि हर संस्था जो परीक्षा कराने के लिए बनाई गई थी, उस संस्था को करप्ट कर दिया गया जी। और प्रश्न नकल विरोधी कानून का भी नहीं है, वो एक कदम हो सकता है, अच्छी बात है, और बहुत सारी सरकारों ने बनाया है। राजस्थान की सरकार ने तो पायलट ही किया था इस तरीके के कानून को, अच्छी बात है, आपने राजस्थान का अनुसरण किया उत्तराखंड में, अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो इन संस्थाओं में करप्ट बैठे हुए हैं और उन करप्ट लोगों का केवल भाजपा से रिश्ता क्यों निकल रहा है? वो भाजपा के बौद्धिक संगठनों के सदस्य निकल रहे हैं, वो भाजपा के और दूसरे तरीके के सदस्य निकल रहे हैं। हाकम सिंह पकड़ा जाता है तो गलियारों में मीडिया में ये गूंजने लगता है कि हाकम सिंह का हाकम कौन? अब भाजपा का एक दूसरा पहलवान सामने आया है, धारीवाल। लोग कह रहे हैं कि धारीवाल की राजनीति को धार देने वाले लोग कौन हैं, उनको सामने लाएंगे। तो ये जो बातें हैं, और जिस तरीके से, देखिए, सीबीआई तो भाजपा के लिए देवता के समान है, इस समय उसकी पूजा करते हैं। मुख्यमंत्रियों को अपने पितृपुरुष मान करके पूजा करनी पड़ती है, मगर हमारे मुख्यमंत्री भी जब वो नौजवान बेरोजगार नौजवानों की संस्थाएं कह रही हैं कि सीबीआई से जांच करवा दीजिए इस मामले की, कांग्रेस तो कह रही है सीबीआई हाईकोर्ट की देखरेख में करे, और मगर नौजवान कह रहे हैं सीबीआई से करवा दीजिए जांच, मगर मुख्यमंत्री सीबीआई के नाम से झिझक जा रहे हैं, नहीं कर रहे। तो ये इससे कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि कुछ न कुछ बहुत गंभीर मामला है और सत्ता के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, उनको बचाने की कोशिश हो रही है। जैसे अंकिता हत्याकांड में
उस बिल्कुल सर, मैं वीआईपी को उसी पॉइंट पे बचाने आ रहा की था जी। कोशिश हो रही है। जिस वही वीआईपी का सवाल पे मैं आ जिक्र रहा था जी जी। अंकिता ने किया है, तो हम्म ये सत्ता जो है ढाल बन रही है। हम्म जो लोगों ने ये इन संस्थाओं के अंदर पेपर लीक किए हैं और सारी चीजें बेचने का काम किया है पदों को, एक हम्म पूरा एक पूरा माफिया तंत्र काम कर रहा है इसमें। और हम्म इसमें अंदर के लोग भी हैं, बाहर के लोग भी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं। तो इसका हम्म। खुलासा कोई ऐसी संस्था कर सकती है जिसका जुरिडिक्शन एक राज्य से ज्यादा हो। अच्छा तो सर, इसीलिए एक सवाल। नौजवान शायद सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार संकोच में है। तो हम्म उनका संकोच नहीं बल्कि रिलक्टेंट है, नहीं कर रही। तो ये हम्म देवता हम्म स्वरूप सीबीआई की सेवाओं का फायदा नहीं ले रहे हैं। हम्म। सर 6 महीने का समय गुजर गया है, एक बहुत ही जो दुखद घटनाक्रम उत्तराखंड में हुआ था, अंकिता हत्याकांड। वीआईपी का आपने भी मुद्दा उठाया है और कांग्रेस ने भी, और दूसरे जो आंदोलनकारियों ने भी। वीआईपी कौन है अभी तक वीआईपी का नहीं पता चल पाया है। अंकिता के माता पिता का कहना है उनको इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। तो कब तक ये मामला जाएगा, आपको क्या लगता है? क्या देरी नहीं हो रही बहुत? देखिए, अंकिता स्वयं बहुत कुछ साफ कर गई है। उसने कहा है कि एक वीआईपी आ रहा है कल भी, तो जो है, और लोगों को मालूम है कि बॉक्सर लेकर के और सिक्योरिटी के लोगों को लेकर के कौन व्यक्ति गया था वहां रैकी पूछने के लिए। और ये भी मालूम है कि उसके साथ आने वाला वीवीआईपी कौन था। हाँ, और उसका सत्ता से क्या रिश्ता था, लोगों में ये चर्चा में है आम। यहाँ तक कि भाजपा के सर्कल में भी क्लियर है ये बात जो है। मगर जी माननीय मुख्यमंत्री जी और सत्ता के लिए उस व्यक्ति को सामने लाना बड़ा कठिन हो रहा है। हाँ, उनको लग रहा है कि शायद मैं ऐसा करूंगा तो सत्ता चली जाएगी। इसलिए जिस बेटी ने हमारे उत्तराखंड के मान सम्मान के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया, और उसकी हत्या इसीलिए तो हुई कि उसने वीआईपी को दैहिक सुख देने से इनकार कर दिया, तो इसलिए उनकी हत्या हो गई। तो जिसने हमारी अस्मिता के लिए जान लगा दी, उस अंकिता के आत्मा से भाजपा डर नहीं रही। सर, उत्तराखंड की अगर बात करें, 23 साल का उत्तराखंड होने वाला है, 22.5 के लगभग हो गया है। स्थायी राजधानी का मुद्दा आपने भी उठाया, आपकी सरकार में भी बात आई है, भाजपा की सरकार में भी बात है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड वासियों को स्थायी राजधानी मिल नहीं पाई है। गैरसैंण की बात कर रहे थे, ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया था, लेकिन सारे जो राजधानी के जितने भी प्रोसेस हैं वो देहरादून में किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में सुना जा रहा है विधानसभा भवन एक बड़े लेवल का देहरादून में बनने जा रहा है, बहुत चीजें होने जा रही हैं। तो फिर गैरसैंण की बात ही क्यों करते हैं लोग? देखिए, मैं एक बात बहुत साफ कर दूं, जी भाजपा ने 2000 में भी एक पाप किया। उसने राजधानी, हाई कोर्ट, सारे मामले उलझा दिए। और कालांतर में भाजपा की तरफ से ऑफिशियली विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा गया कि राजधानी भराड़ीसैंण। सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस प्रारंभ से ही जो है इस मत की थी कि भाई राज्य आंदोलन के समय में लोगों ने गैरसैंण के साथ राजधानी का सपना देखा है, तो उसको आगे लाया जाए। लेकिन किन्हीं कारणों बस ये सब चीजें रुकती रही। लेकिन फिर कांग्रेस के समय में हमने वहाँ भवन बनाया, विधानसभा का शानदार भवन बनाया, आवासीय परिसर बनाए, बहुत बड़े परिसर बना रखे। दूसरा और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हेलीपैड, सड़क, पानी, बिजली आदि सारी व्यवस्थाएं करके रखी। और सचिवालय के लिए अब भी हमारा रखा हुआ 57 करोड़ रुपया जो है वो पीएलए में है, डीएम देहरादून, जिसको एक कराना चाहते हैं और उस पैसे को कहीं देहरादून के आसपास जल्दी जल्दी में खर्च कर देना चाहते हैं। तो ये है। तो भाजपा अब भी राजधानी के मसले को
उलझा रही है। हम इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाते हैं। अरे हम कह रहे हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी का हमको सचिव आदि न बताओ, तुम जो है या मुख्यमंत्री, हमको ग्रीष्मकालीन राजधानी में बैठने वाला एक चपरासी बता दो भैया कि भाई ये ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बैठने वाला चपरासी है। पिछले 3-4 साल हो गए आज ये गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी का मामला जो है उसमें एक पत्थर तक नहीं लगाया इन्होंने। जहां पर हरीश रावत की सरकार भराड़ीसैंण गैरसैंण को छोड़ करके गई थी वहीं पकड़ा है। और हमने इस क्षेत्र को राजधानी क्षेत्र के रूप में डेवलप किया था और पूरा द्वारहाट चौखुटिया से लेकर के यहाँ कर्णप्रयाग आगे तक ये सारा एरिया हम रुद्रप्रयाग इसको हम एक राजधानी क्षेत्र के रूप में डेवलप कर रहे थे, क्योंकि हमको राज्य को एक नया ग्रोथ एरिया चाहिए ताकि हमारे इस समय ये हो रहा है सारा पलायन दिनों तक सीमित हो गया है और उससे हमारे जनसंख्या का असंतुलन लेकर के कई तरीके की दिक्कतें पैदा हो रही है। जो क्लाइमेट चेंज का भी सबसे ज्यादा असर जो उत्तराखंड पर पड़ रहा है उसका एक कारण ये माइग्रेशन भी है, एक असंतुलित माइग्रेशन, सब चीजें हो रही है। इसका एक ही भराड़ीसैंण डेवलप किया जाए। हमने तो कदम उठाया, हमने तो लोगों से कहा था कि हमको अवसर दीजिए कांग्रेस को, हम 2022 तक जो है राजधानी शिफ्ट कर लोगों का कहना है सर, लोगों का कहना था 2012 में हरीश रावत उस वक्त केंद्र में भी आपकी सरकार थी और आप खुद सरकार में उत्तराखंड में सरकार में थे, केंद्र में आपकी सरकार थी, उस वक्त क्यों नहीं स्थायी राजधानी बना दिया गया गैरसैंण को? ये देखिए ये कोई बिजली का प्लग नहीं है, ये आप प्लग दबाइए और उजाला हो जाएगा। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया भराड़ीसैंण में, जब गैरसैंण में मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना प्रारंभ किया वहां 10 आदमी नहीं रह सकते थे, 10 आदमी आ जाते तो कहाँ रहे, ये समस्या पैदा हो जाती। आप जानते हैं राजधानी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम रखा। भराड़ीसैंण टाउनशिप के लिए हमने यूहुडा नाम की एक संस्था खड़ी की, उसको ये काम दिया, जमीनों को नोटिफाई कर दिया जो है, और कहाँ से धन जुटेगा उसकी सारी व्यवस्थाएं की। ऐसा नहीं है, पानी के लिए जलाशय निर्माण के लिए पैसा दिया क्योंकि वहाँ पानी की समस्या थी। हमने कहा रामनगर कैचमेंट से पानी वो जलाशय के नाम उससे करेंगे और उसको यहाँ लिफ्ट करके लाएंगे। और उधर हमने पनार से इससे हाँ जो हमारी नदी है तो उससे हम कैसे पानी लाएंगे वो उसकी भी व्यवस्था की हमने ग्वालदम होकर के। जी सर, आखिरी सवाल आखिरी सवाल खनन को लेकर के अगर बात करें, उत्तराखंड की आप हरिद्वार की आप बात करते रहे हैं कि जहां सब में खनन बंद है, लेकिन हरिद्वार में खनन अभी भी चालू है। कई फीट जमीन की जो मिट्टी है उठा ली गई है, बालू उठा ली गई है। ऐसा वो कौन सा नाम है सर? आप नाम जानने के ऊपर घोषणा कर रहे थे 1000 रुपए इनाम देने की, वो नाम आप ही बता दीजिए हमारे दर्शकों को। कभी लोगों की उत्सुकताओं को भी तो जगाना चाहिए। लोग भी तो देखें कि एक तरफ कह रहे हैं खनन मुक्त हरिद्वार और दूसरी तरफ खनन गंगा में खनन नहीं। यहाँ गंगा के अगल बगल सारे एरिया के अंदर खनन। और मुझे किसी ने बताया कि एक ही व्यक्ति के क्रैशर चल रहे हैं और भाजपा का तारनहार है वो व्यक्ति। भाजपा ने एक मस्कट तैयार किया है जो हरिद्वार में कांग्रेस के वोटों को काटेगा और भाजपा की जीत का रास्ता प्रशस्त करेगा। इसलिए लोग कहते हैं, इसलिए उनको ये सब उत्तराखंड की जनता नाम जानना चाहती है सर, नाम तो बता दीजिए, लोगों को पता तो चले। रूप से अवैध खनन करने दिया जा रहा है सर, नाम तो बता दीजिए, लोगों को पता तो चले कौन है वो व्यक्ति। अरे कुछ लोगों को भी काम करने दीजिए, दिखना चाहिए। जब समय आएगा हम नाम भी सामने बता देंगे, लेकिन अभी जरा लोगों की उत्सुकता बनी रहे। लोग स्वयं भी तो खुद हैं कि बुग्गावाला में किसका चल रहा है। मैंने तो जगहों के नाम बताए हैं बुग्गावाला में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया नेशन से बात करने के लिए। उस खेत मालिक का भी नाम बता दूंगा जिसके खेत लिया गया है, जहाँ खोदे गए हैं। जी चलिए सर, नेशन वन से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने वक्त दिया और बहुत सारी बातों पर आपसे चर्चा हुई, चाहे वो राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के हो, उत्तराखंड नकल विरोधी कानून हो, और दूसरे जो मेन मुद्दे रहे उन पर लेकर के आपने बेबाकी से अपनी राय रखी। बहुत शुक्रिया नेशन वन से बात करने के लिए।
अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ बात कर रहे थे थैंक्स। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने उत्तराखंड के बारे में बताया और काफी चीजें बताई, काफी, चाहे वो राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के बात की हो या उत्तराखंड नकल विरोधी कानून को लेकर के ऊपर बात की हो, अंकिता हत्याकांड के ऊपर भी उन्होंने एक बार फिर प्रश्न चिन्ह उठाया है कि आखिर वो वीआईपी कौन है जिसका सरकार अभी तक नाम नहीं बता पा रही है। आप देखते रहिए नेशन वन, मुझे दीजिए इजाजत।